हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नोट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर जनरेशन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने कंप्यूटर के 2 क्लास पढ़े हैं, जिसके अंतर्गत हम कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म वर्ड्स थे उनके बारे में पढ़े हैं और कंप्यूटर्स का एक सामान्य परिचय पढ़े हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर्स का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो कि कंप्यूटर्स के बनावट, कार्य करने की क्षमता और उनके साइज, स्पीड के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। तो चलिए जानते हैं कि कंप्यूटरों को कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले है कंप्यूटर को हार्डवेयर, उनके हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर बांटा गया है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं। दूसरा है कंप्यूटर को उसके कार्य करने की पद्धति के आधार पर बांटा गया है, जिसके अंतर्गत पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो दोस्तों, कंप्यूटर को उसके आकार और कार्य के आधार पर बांटा गया है, जो कि पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो चलिए दोस्तों, सभी को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर्स की 5 पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कंप्यूटर्स जनरेशन के बारे में। तो दोस्तों, कंप्यूटर के हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। सबसे पहली पीढ़ी है 1946 से 1956 के बीच, तथा दूसरी पीढ़ी है 1956 से 1964 के बीच, तीसरी पीढ़ी है 1964 से 1971 के बीच, चौथी पीढ़ी है 1971 से 1989 के बीच और पांचवी पीढ़ी है 1989 से अब तक जितने भी कंप्यूटर्स बनाए गए हैं वो पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स की विशेषताओं के बारे में कि उस पीढ़ी में कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले है 1946 से 1956 के अंतर्गत पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स आते हैं, जिसके अंतर्गत इनका विकास माना जाता है। तो दोस्तों, कई बुक में यह डेट अलग हो सकता है। तो चलिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, जो कि आकार में काफ़ी बड़े थे, जिसके कारण इनमें अधिक बिजली की खपत होती थी। डाटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था, जिसके कारण पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता बहुत कम थी, जिसके कारण कंप्यूटर की गति बहुत धीमी थी। इन कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने तथा कंट्रोल करने के लिए मशीन भाषा तथा लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम किए जाते थे, जिसके कारण गणना में गलती होने की संभावना बहुत अधिक थी। क्योंकि ये आकार में बड़े थे, इसलिए अधिक महंगे थे, इसलिए वैज्ञानिक अपने शोध कार्य के लिए उपयोग में लाते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स का उदाहरण है ENIAC कंप्यूटर्स, यूनिवैक, मार्क 1, इडसैक, इडवैक। तो दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में इतनी विशेषताएं हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए जानते हैं अगली पीढ़ी के बारे में। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के विकास के बारे में, जो कि 1956 से 1964 के अंतर्गत आता है। तो चलिए जानते हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या है। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था, जो कि आकार में छोटे तथा वैक्यूम ट्यूब से तेज व बिजली की कम खपत होती थी। डाटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टैप यूज़ किया जाता था, जिसके कारण स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती थी। पहली पीढ़ी के मुकाबले दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स अधिक तेज चलते थे। सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग के लिए हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किया जाता था, जिसके कारण प्रोग्राम को समझने में बहुत आसानी होती थी, जैसे कि कोबोल लैंग्वेज और फोर्ट्रॉन लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। तो दोस्तों, याद रखिएगा, हाई लेवल लैंग्वेज में कोबोल और फोर्ट्रॉन का यूज़ किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस विकसित हुए तथा प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग शुरू हुआ। यह पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के मुकाबले कम खर्चीले और सस्ते होते थे।
तो दोस्तों याद रखिएगा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के बारे में। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के मुकाबले इनकी गति अधिक तेज़ हुआ करती थी। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था। डाटा स्टोरेज के लिए पंच कार्ड की जगह मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से स्टोरेज की क्षमता अधिक थी और काफ़ी कंप्यूटर तेज़ चलते थे। हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ तथा कोबोल और फोर्ट्रान का यूज़ होने लगा। स्टोरेज डिवाइसेस का विकसित हुआ। प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज़ हुआ। चलिए जानते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल। तो दोस्तों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे IBM 401, PDP 8, CDC 1604, हनीवेल 200। यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की विशेषताएं हैं। चलिए दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर्स के पढ़ने के बाद अब अगला पढ़ते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के बारे में, जानते हैं कि उनकी क्या क्या विशेषताएं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की विशेषताओं के बारे में, जो कि 1964 से 1971 के बीच अंतर्गत आता है। तो चलिए जानते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। पहला है ट्रांजिस्टर की जगह IC का यूज़ होने लगा। IC का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि आकार में ट्रांजिस्टर के मुकाबले बहुत ही छोटे होते थे तथा इनके विकास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का विकास संभव हो पाया है। तो दोस्तों याद रखिएगा IC का विकास जो कि जैक किल्बी द्वारा किया गया है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि IC में किसका लेप लगा होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा IC में जो है जर्मेनियम या सिलिकॉन का लेप होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा। दूसरी विशेषताएं हैं प्रोग्रामिंग के लिए सरल भाषा का उपयोग होने लगा, जैसे कि पास्कल, बेसिक आदि, जिसके कारण तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को व्यापार और व्यक्तिगत रूप से यूज़ किया जाने लगा। इसमें स्टोरेज डिवाइसेस में अधिक वृद्धि हुई, जैसे कि रैम और रैम मेमोरी, जिसके कारण कंप्यूटर की गति में और वृद्धि हुई। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होने लगा तथा यह आकार में बहुत छोटे होते गए और कम खर्चीले हो गए, ताकि व्यक्तिगत रूप से इनका यूज़ किया जा सके। तो दोस्तों चलिए जानते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के कुछ उदाहरण के बारे में। सबसे पहला है IBM 360, PDP 11, ICL 2903, यूनिवैक 1108 और सिस्टम 1360। यह तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की कुछ विशेषताएं हैं जो कि उस समय प्रचलन में थे। तो चलिए जानते हैं तीसरी पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के बारे में। तो दोस्तों चलिए जानते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की विशेषताओं के बारे में, जो कि 1971 से 1989 के अंतर्गत आता है। तो चलिए जानते हैं विशेषताओं के बारे में। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाने लगा। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा सा चिप होता है जो कि हजारों ट्रांजिस्टर के बराबर का बिजली का परिपथ तैयार किया जाता है, जिसके कारण कंप्यूटर के आकार में बहुत कमी आई, जिसके कारण कंप्यूटर चलाना बहुत आसान हो गया। कंप्यूटर का रख रखाव तथा कंप्यूटर सस्ती मिलने लगी। माइक्रो प्रोसेसर का बहुत ही विकास हुआ, जो कि LSI और VLSI का प्रयोग होने लगा। ALSI का फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दूसरा है इनकी स्टोरेज क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हुई। तीसरी पीढ़ी के मुकाबले मेमोरी चिप बहुत छोटे हुए तथा अधिक तेज होते गए, जिसके कारण कंप्यूटर की गति बहुत तेज हो गई। GUI के प्रयोग से कंप्यूटर के यूज़ को बहुत ही आसान बना दिया गया है। एक ऐसा इंटरफेस है जिससे कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम को तुरंत स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर डेस्कटॉप पर बने कोई सभी आइकॉन को हम माउस की सहायता से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, जैसे कि MS-DOS, MS विंडोज़, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, जिससे कंप्यूटर्स को चलाना बहुत आसान हो गया। हाई लेवल लैंग्वेज के तौर पर C लैंग्वेज तैयार किया गया,
जो कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान हो गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि IBM PC, एप्पल PC। तो दोस्तों ये था चौथी पीढ़ी कंप्यूटर से कुछ विशेषताएं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर्स की पांचवी पीढ़ी के बारे में। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के विशेषताओं के बारे में, जो कि 1989 से अब तक के कंप्यूटर्स को पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर्स अब तक के कंप्यूटर्स को पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंतर्गत आता है। तो चलिए जानते हैं कि करके इनकी विशेषताएं। पहला है, चौथी पीढ़ी में यूज़ होने वाले माइक्रो प्रोसेसर वेरी लार्ज स्केल के स्थान पर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाने लगा, जिसके कारण करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आविष्कार हुआ। स्टोरेज क्षमता में बहुत ही अधिक वृद्धि हुई, जिसके अंतर्गत CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क आदि ऑप्टिकल डिस्क का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत मल्टीमीडिया डिवाइसेस बनाए गए तथा विकास हुआ। नेटवर्किंग का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत इंटरनेट, WWW, ईमेल आदि का विकास हुआ, जिससे हम सूचनाओं को किसी दूसरे को भेज सकते थे तथा प्राप्त कर सकते थे। उसके बाद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा इंटरफेस है जो कि स्वतः सोचने की क्षमता विकसित कर सकता है, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं किया गया है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स बहुत अधिक तेज, मेमोरी क्षमता बहुत अधिक और आकार में बहुत ही छोटे होते थे, जो कि जिसके कारण पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स को यूज़ करने में बहुत ही आसान होता था। तो चलिए जानते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल, जैसे पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर्स, नोटबुक आदि जो है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में आते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में सबसे तेज, मेमोरी क्षमता बहुत अधिक और साइज का आकार बहुत ही छोटा होता था। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर के विकास का वर्णन, जो कि हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर्स को 5 पीढ़ियों में बांटा गया था। तो हमने पहली से 5वीं पीढ़ी तक के जितने भी विकास हुए थे, जितने भी इन पीढ़ियों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, उन्हें हम सब पढ़ लिए हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों हार्डवेयर के आधार पर हमने 5 पीढ़ियों के बारे में पढ़ लिए हैं। तो चलिए जानते कंप्यूटर के कार्य करने के तरीकों के आधार पर कंप्यूटर्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों कार्य करने के तरीकों के आधार पर कंप्यूटर्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर्स, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर्स और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो चलिए जानते हैं कि करके इन कंप्यूटर्स के बारे में। तो सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर्स। दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि भौतिक मात्राओं जैसे कि दाब, तापमान, लंबाई आदि को मेज़र करके उसके वैल्यू को अंकों में व्यक्त करते हैं, जो कि एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर्स ताप, दाब और लंबाई के आधार पर मेज़र किया जाता है। दोस्तों चलिए एनालॉग कंप्यूटर से कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है थर्मामीटर, दूसरा है साधारण घड़ी, तीसरा है स्पीडोमीटर और वोल्टमीटर। दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर्स की गति बहुत धीमी होती है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स कैसे कार्य करता है। जैसे थर्मामीटर है, थर्मामीटर कोई गणना नहीं कर सकता, लेकिन थर्मामीटर में पारे से संबंधित एक्सपेंशन की तुलना करके यह शरीर के तापमान को मेज़र करता है। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में मात्राओं की अधिक उपयोग होता है। ये कंप्यूटर केवल अनुमानित वैल्यू को ही देते हैं। तो याद रखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर्स की गति बहुत धीमी होती है और इनके एग्जाम्पल्स हैं साधारण घड़ी, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर। दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर्स के बाद दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स वे कंप्यूटर्स होते हैं जो गणना करने के लिए बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत 0 और 1 को अंकों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।
डिजिटल कंप्यूटर को डिजिटल सर्किट को प्रयोग करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में इनपुट ऑन एवं ऑफ के रूप में दिया जाता है। इसका आउटपुट भी ऑन और ऑफ के रूप में प्रयोग होता है। सामान्यतः 1 का प्रयोग हम ऑन के लिए करते हैं और 0 का प्रयोग ऑफ के लिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं डिजिटल कंप्यूटर कुछ एग्जांपल्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी और सभी माइक्रो कंप्यूटर्स हैं जो डिजिटल फॉर्म में आते हैं। इस डिजिटल कंप्यूटर्स जो कि एनालॉग कंप्यूटर से तेज होते हैं। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर अंकों में व्यक्त होता है। दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर के बाद अगला कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए जानते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स वे कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें डिजिटल कंप्यूटर्स और एनालॉग कंप्यूटर्स दोनों का गुण मौजूद होता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग जो है अस्पताल, रक्षा क्षेत्र और विज्ञान आदि में किया जाता है। यह कंप्यूटर बाकी कंप्यूटर से बहुत तेज होता है। तो दोस्तों ये था कार्य करने के तरीके के आधार पर कंप्यूटर्स के प्रकार, जिसके अंतर्गत पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। इसके बाद चलिए जानते हैं कंप्यूटर के आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में कि कौन सा कंप्यूटर किस कंप्यूटर से बड़ा है। तो सबसे पहले कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है सबसे पहले बनाया गया कंप्यूटर्स है जो कि आकार में बहुत बड़े होते थे। बिजली की खपत बहुत अधिक होती थी। इनका रख रखाव करने में बहुत अधिक दिक्कत होता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बाद आया मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से आकार में थोड़े छोटे होते थे तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर की गति से अधिक तेज चलते थे। मिनी कंप्यूटर के बाद आया माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है मिनी कंप्यूटर से आकार में बहुत छोटे होते थे तथा वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर्स, टैबलेट, नोटबुक, मोबाइल आदि जितने भी कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं वो सारे माइक्रो कंप्यूटर्स के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा आकार के आधार पर सबसे बड़ा कंप्यूटर्स है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, उसके बाद है मिनी कंप्यूटर्स, उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर्स से छोटा होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो माइक्रो कंप्यूटर्स के अंतर्गत डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर्स, नोटबुक कंप्यूटर्स, नेटबुक कंप्यूटर्स, टैबलेट, स्मार्टफोन और आदि सभी माइक्रो कंप्यूटर्स के अंतर्गत आते हैं जो कि घर, ऑफिस, स्कूल, व्यापार, बिजनेस, मनोरंजन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में यूज़ किए जाते हैं। टॉप कंप्यूटर्स में सबसे पहला कंप्यूटर है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आकार में बहुत छोटे होते थे तथा सभी घर में यूज़ करने के लिए बहुत ही सरल कंप्यूटर्स होते हैं। दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर के बाद डेस्कटॉप का अपग्रेड वर्जन है लैपटॉप। लैपटॉप डेस्कटॉप के आकार में बहुत छोटे, हल्के होते थे तथा अधिक तेज चलते थे। लैपटॉप को कहीं भी ले जाया जा सकता है पर डेस्कटॉप को कहीं भी ले जाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों नोटपैड या नोटबुक जो कि लैपटॉप से भी हल्के और छोटे होते थे जिसमें इंटरनेट बहुत अधिक तेज़ी से चलता है। नोटबुक के बाद आया है टैबलेट। टैबलेट एक माइक्रो कंप्यूटर्स के अंतर्गत आता है जो कि जिसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस टैबलेट में ही लगे होते हैं। दोस्तों टैबलेट के बाद आया स्मार्टफोन्स। तो ये था कंप्यूटर्स के आकार के आधार पर कंप्यूटर्स के प्रकार। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर्स के प्रकार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।